हेलो। ओके देखिए, कल इस पेपर को यहाँ पे छोड़ा था मैंने। क्वेश्चन क्या है बेटा, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ द फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेकेंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द शोन इन फिगर, द विड्थ ऑफ द ईच स्टेयर इज a/3 एंड हाइट इज d, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। चलो ठीक है श्रुति, मान लेते हैं इस सबसे छोटी वाली प्लेट की कैपेसिटी c है, तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, बेटा एरिया कितना है a/3, बोलो हाँ, हाँ सर। अपॉन d होता है बेटा, तो दोनों के बीच की गैप d है, बोलो यस। यस सर। तो बेटा जो बेसिक कैपेसिटी इसकी पहले प्लेट की, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की निकल करके आई है, वो कितनी है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट a/3, बोलो यस और नो। यस सर। यानी c1 इक्वल टू अपन ने c मान लिया। अब देखो श्रुति, अगली वाली प्लेट का एरिया a ही है, परंतु डिस्टेंस डबल हो गई है, मतलब बेटा यहाँ जो d है वहाँ पे 2d हो जाएगा, बोलो यस और नो। यस सर। तो मतलब c2 इक्वल टू c/2 हो जाएगा, यस और नो। यस सर। अगले वाले में डिस्टेंस d और बढ़ गई है, मतलब कि जो c डिस्टेंस d और बढ़ जाएगी, तो जहां पे d है वहां पे 3d आ जाएगा, मतलब c2 इक्वल टू c/3, बोलिए यस और नो। यस सर। अब ये बताइए कि ये जो अरेंजमेंट टोटल जुड़ा हुआ है सीरीज में है कि पैरेलल में, आपको किस में दिख रहा है ये अरेंजमेंट, सीरीज में कि पैरेलल में, बोलिए। सर एक मिनट सर। ये अरेंजमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? सर शायद सीरीज में। नहीं बेटा, पैरेलल में है ये, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है ये। हाँ देखिए सर, हाँ सर, हाँ कॉमन ऐसे, कनेक्शन हाँ। ये है, कॉमन कनेक्शन ये है, बोलो हाँ। हाँ तो सर, हाँ अपन को सर। पैरेलल में निकालना है, तो पैरेलल में कैपेसिटी क्या होती है, c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, यही होती है ना। यस। तो c यस इक्वल सर। टू है c, c2 है c/2 और c2 कितना है c/3, यस और नो। एलसीएम यस आएगा सर। बेटा 6 आएगा ना, आएगा सर। 6c प्लस 2 3 जा 3c प्लस कितना 2c, 2C। 6c और 3c 9c और 2c 11c/6 हो गया। सी की यस सर। वैल्यू, बेसिक वैल्यू उठा के पुट कर दो, कितना है एप्सिलॉन नॉट a/3d, है कि नहीं है। यस। यस सर तो है। 11/6 एप्सिलॉन नॉट a/3d, बेटा आंसर कितना आ गया 11 एप्सिलॉन नॉट a/6 3 कितना 18d। 18। डन। डन सर। चलिए तो ये इसका आंसर आ गया बेटा, है ना, इस तरीके से इसको कर लेंगे। चलिए यस सर। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर तो देते ही नहीं है मार्किंग स्कीम वाले, शायद दिए हूँ। बेटा वो क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने जो अपन ने छोड़ा था कल, चलिए नहीं सर, मैंने तो नहीं पूछा ठीक सर। है ठीक है, कोशिश कीजिएगा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही। चलो ओके सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ो बेटा क्वेश्चन। डिराइव Derive the condition for the resonance to occur in LCR series circuit. हाँ भाई, रेजोनेंस B. की In कंडीशन डिराइव करना है। पहला पार्ट तो कुछ नहीं है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे। निकाल अगला लेंगे सर। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। इन एलसीआर एलआर सर्किट, In a series LR circuit, L is equal to 35 mega मिली हेनरी, millihertz. मिली हेनरी, मिली हेनरी, Sorry. हाँ मिली Yes sir, हेनरी, yes sir. हाँ। एंड And resistance is equal to 11 ohm. V is equal to V naught sin omega t of VRMS is equal to 220 volt and frequency 50 hertz are applied. Find the current amplitude in the circuit and the phase of current with respect to voltage. Draw reactance frequency graph. ओके ओके, बहुत सारी चीज़ें बोल दी है भाई, पूरे मज़े ले लिए इस क्वेश्चन ने हमारे, खूब सारी चीज़ें बोली गई हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर देंगे, बोलो यस। Yes sir. ओके अब पीक करंट की बात बोली गई है बेटा, तो पीक करंट होती है जो मैक्सिमम करंट होती है, आई इक्वल टू होती है वी नॉट अपॉन इम्पिडेंस ऑफ द आर एल सर्किट होता है √R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, बोलिए यस। Yes sir. अब सवाल है वी नॉट कैसे निकाले, तो वी आर एम एस आपको दिया गया बेटा 220, बोलो यस। Yes sir. वी आर एम एस आपको दिया गया है 220 और फॉर्मूला होता है कि वी नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, तो बेटा ये 220 का √2 टाइम्स आ जाएगा, 220 का √2 टाइम्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है बेटा, उसको पुट करके रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर देना। एक्सएल क्या होता है बेटा ओमेगा एल, तो ओमेगा एल करके वो पुट कर देना 2πfl करके, यस और नो।
Yes, sir. तो सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा करंट इक्वल टू आई 15/15.54। डन डन। हेलो, करंट यहाँ पुट करके आ जाएगा ना सब कुछ Sir. Done, sir. बेटा। आई नॉट इक्वल टू 220√2 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, है ना, वो पुट कर देना, रेजिस्टेंस आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह कितना हाँ 2 सर। पाई एफ और एल का होल स्क्वायर, उससे आपकी करंट की Yes, वैल्यू sir. आ रही 15.54। अब कैसा सर्किट है बेटा, इंडक्टेंस के साथ कैसा सर्किट है, रजिस्टिव सर्किट है। तो आपको पता होता है इंडक्ट में वोल्टेज ऊपर जाता है, करंट लैग होती है। तो फेजर डायग्राम ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, Yes, sir. आएगा। ठीक ना। तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फाई। तो बेटा करंट जो होती है वो वोल्टेज से फाई एंगल में लैग किया करती है, ठीक है। तो वोल्टेज है और ये करंट है, ये फाई एंगल से लैग करेगी। डन। Done, sir. ओके ओके, सॉरी ये वाला एंगल फाई होगा, सॉरी बच्चों। ये करंट है, ये वोल्टेज जाएगा नेट वोल्टेज, और ये फाई एंगल लैग करेगा। तो ये डायग्राम बन गया, है ना। वोल्टेज की डायरेक्शन में क्या गिरता है, एक्सएल गिरता है, और करंट की डायरेक्शन में क्या गिरता है, आर। तो 10 फाई इज इक्वल टू आप दे सकते हो वी एल अपॉन वी आर। वी एल को बोलते हैं बेटा आई एक्सएल, और वी आर को बोलते हैं आई इंटू आर। आई से आई क्या, आर से आर क्या हो गया बेटा, कैंसिल। बोलो हाँ। हाँ सर। चलो हो गया, ये हो गया। और क्या पूछा गया था इसमें, ओहो मैथ क्यों ओपन हो रहा। और क्या पूछा गया था, और क्या गया था, प्लॉट अ ग्राफ वी ऑफ आई वर्सेस ओमेगा टी। ओमेगा टी के साथ आपको वी और आई का ग्राफ बताना है कि ओमेगा टी के सर ये साथ दूसरा क्वेश्चन है। ओहो सॉरी बेटा सॉरी। ड्रॉ रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है, रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो बोला गया था बेटा। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, है ना। तो Yes, sir. एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ जाएगा। डन। Done, sir. चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एनएसी सोर्स। An AC source generating a voltage V is equal to V naught sin omega t is connected to a capacitor of capacitance C. ठीक। Find the expression for the current I flowing through it. Plot a graph of V and I versus omega t to show that the current is pi by 2 ahead of the voltage. हाँ तो इसमें करंट लीड करती, तो आपको डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम। तो करंट चलेगी ऊपर और वोल्टेज चलेगा नीचे, ऐसा एक डायग्राम आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी इसका, बट पहला इसका पार्ट कर लेते हैं बेटा अपन। पहला इसका पार्ट कर लेते हैं। देखिए V इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। और V इक्वल टू क्या हुआ करता है, क्यू बाई सी। V इक्वल टू हुआ Yes, करता sir. है क्यू बाई सी, कैपेसिटर की भाषा से V इक्वल टू क्यू बाई सी। एंड I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। Yes, sir. तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हुआ करता है। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वी। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वी। CV. मैं निकाल देता हूँ इसको, एक मिनट बेटा। ये बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से दिया गया है इस तरीके से में। तो चलिए, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा। तो सबसे पहले Q इक्वल टू आ जाएगा सी वी। तो मतलब वेरिंग चार्ज वेरिंग इक्वल्स टू हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू आ गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ करंट इक्वल टू टाइम वेरिंग करंट इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब कि डी बाई डी टी ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बेटा यस और नो। सी Yes, sir. कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है बेटा। सी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो सी नॉट वी नॉट बाहर। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेटा इसको लिखा Yes, sir. वी नॉट और ओमेगा सी ऊपर बचा, इसको लिखा 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। बोलो यस। ये क्या चल रहा है, आई। क्या चल रहा है, आई। I. एक्स 1 अपॉन ओमेगा सी को अपन क्या बोलते हैं, एक्स सी। तो वी नॉट ओमेगा सी का क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आ गया डेरिवेशन, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू, अब बेटा कॉस को अपन को साइन की फॉर्म में लिखना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब करंट जो है पाई बाई टू रेडियन कहाँ चलेगी, आगे। आगे। Yes, sir. चलिए, तो ये देखिए वोल्टेज का इक्वेशन इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेचारा अपनी ओरिजिनल फेज से स्टार्ट हुआ था, बट करंट इससे आगे चलेगी, ठीक है ना। तो जिस समय
करंट जो है इससे आगे चलेगी, तो करंट इसके पाई बाय 2 फेजर पहले से स्टार्ट कर दीजिए, तो ये देखिए करंट आपकी इस तरीके से आएगी। डन। डन सर। क्योंकि करंट देखो आगे से मतलब पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी, लीड हो चुकी होगी, तो जिस ये बाद में जीरो होएगा, ये माइनस पाई बाय 2 पे ही स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यदि इसका फेज देखा जाए तो कितना है, करंट लीड कर रही है कितने से, पाई बाय 2 से, क्योंकि करंट पहले Yes, ही शुरू हो चुकी है। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है ना, तो ये बन गया बच्चों करंट की इक्वेशन। बना लो बेटा, बन जाएगा ना। बन जाएगा सर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ो बेटा। ए रजिस्टर, A resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 mu farad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source. Calculate the current in the circuit and the RMS voltage across the resistor and the capacitor. Why the algebraic sum of these voltages is more than the source voltage? हाँ बताइए कि एल्जेब्रिक सम जो है इनका वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा क्यों है। तो कंडीशन क्या दी जा रही है, एक रजिस्टर है 200 ओम का, तो एक रजिस्टर है 200 ओम का, एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफैरड का, और रजिस्टर अपने पास 200 ओम का है। ओके, और इसको कह रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है एक 200 वोल्ट की सप्लाई से, एक 200 वोल्ट की 220 वोल्ट की, मतलब आरएमएस सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट की आरएमएस सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। कह रहा कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो बेटा करंट इसका कितना आएगा, बेटा देखो इसका जो करंट आएगा, अगर अपन को डीसी इक्विवेलेंट निकालनी है, कह रहा करंट निकालो, तो करंट आई इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन कितना हो जाएगा, जेड। तो इससे अपन, हाँ तो इससे अपन करंट निकाल लेंगे। अब करंट के बाद दोनों के वोल्टेज निकाल करके ऐड करोगे आप, तो आपके पास जो नेट वोल्टेज आएगा वो ज़्यादा आएगा। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक्सी निकाल दिया, इसके बाद जेड निकाल दिया, क्योंकि आई निकालना था, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस दिया गया बेटा, ये हो गया 0.755 एम्पियर, मतलब बेटा जो इससे करंट जा रही है इस सर्किट से वो है 0.755 एम्पियर। अब चलो बेटा वोल्टेज क्या निकलेगा, वी आर, वी आर इक्वल टू होगा आई इंटू आर। तो करंट दी गई है, रेजिस्टेंस दिया गया है, फिर इसका वोल्टेज निकालो वी सी, क्या होता है बेटा आई इंटू एक्स सी, है ना, बोलो यस। यस सर। तो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर निकाल लिया इतना, और वी सी इक्वल टू कितना आ गया, इतना। बेटा दोनों को जोड़ दो जरा, तो दोनों को जोड़ोगे बेटा तो 151 और 160, देखो बेटा 151.0 और 160.3, अगर दोनों को जोड़ोगे तो 03, और यहाँ पे 1 6 और 5 11 1 1 2 कितना 311.3। और इतना तो अपन ने लगाया ही नहीं है वोल्टेज, अपन ने जो बाहर वोल्टेज लगाया वो कितने का 220 है, और जो हमको मिल रहा है आउटपुट कितना मिल रहा है बच्चों 311 मिल रहा है। मतलब दोनों एलिमेंट का जो वोल्टेज जोड़ करके होगा, इसका और इसका कितना होगा 311। ऐसा कभी हो सकता है बताओ बच्चों कि लगाओ 220 और बदले में मिले 311, कभी होता है ऐसा? नो सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फेज रिलेशनशिप इग्नोर करी है, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं हम इनको सेम फेज में मान के जोड़ दिया, मगर यहाँ पर जो वोल्टेज गिरता है रेजिस्टेंस का ऐसा गिरता है, और करंट का कैसा गिरा करता है, करंट का इस तरीके से गिरा करता है, वोल्टेज इस तरीके से जाया करता है इसका। यहाँ गिरता है वी आर और यहाँ पर क्या गिरता है वी सी, याद आया? यस सर। बट वी हैव इग्नोर्ड द फेज रिलेशनशिप। हाँ यहाँ पे दोनों वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते हैं, बट अपन ने जोड़ा है तो कैसे लेके जोड़ा है, वी आर और वी सी को सेम फेज में लेके जोड़ दिया है। ओके, इसलिए गलत तरीका था ये, इनको क्या करना पड़ता है, इनको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता है, इसलिए डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 3 मीडिया विल बी 20 15 20 एंड 25। मतलब कि क्या कह रहा है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 मीडिया, 3 मीडिया में बेटा, और इसमें आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की सेम वैल्यू डाली है आई, बट एक में आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला है 15 डिग्री, एक में आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला है 20 डिग्री, और एक में आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला है 25 डिग्री। मतलब ये है R1, ये है R2, ये है R3। इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। बताइए सबसे ज़्यादा मिनिमम वेलोसिटी किस में होगी, जो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। सबसे ज़्यादा डेंसर कौन सा बेटा, जिसमें एंगल बहुत कम है, मतलब फर्स्ट वाले में 15 डिग्री वाले में जो वेलोसिटी लाइट की होगी वो सबसे मिनिमम होगी। देखो होगी। तरीका बेटा
म्यू इक्वल टू सी बाई वी दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब आर जितना ज़्यादा होगा म्यू इतना कम होगा, और आर जितना कम होगा म्यू इतना ज़्यादा होगा। तो सबसे आर कम किसका है बेटा? 15 डिग्री वाले का, तो म्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका, और अगर म्यू ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से आंसर आ गया बेटा कि 15 डिग्री वाले में जो लाइट होगी, स्पीड जो होगी सबसे कम होगी। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए डिराइव करना है आपको रिलेशनशिप। तो बच्चों मैंने आपको बताया था साइन आई अपॉन साइन आर का डेरिवेशन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। याद है कि नहीं याद है? यस याद है। ये एंगल ऑफ Yes, प्रिज्म याद का है। ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला। बस करना क्या है, इक्विलैटरल है तो यहाँ पे ए की जगह कितने डिग्री रख दोगे बच्चों? 60 डिग्री। 60 डिग्री। चलो ठीक है ना। तो ये चलो पहला पार्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो ये कर लीजिएगा खुद से। अगला क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। तो वही दो कंडीशन, नंबर 1 डेंसर से रेयर में होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो कंडीशन बता दो। A ray coming from the object has to pass from the denser to rarer medium and angle of incidence should be greater than the critical angle। बोलो यस। यस यस सर। सर। चलो अगला क्वेश्चन है, a right angled prism refractive index n has a plate refractive index of n1 has a plate of refractive index n1 so n1 is less than n cemented to its original face। ठीक है, डायगोनल फेस, इसके डायगोनल फेस में इसको सीमेंट कर दिया गया है। The assembly in air, a ray is incident on AB, ठीक है ना। Calculate the angle of incidence at AB for which the ray strikes diagonal face at critical angle। कह रहा बताओ कितने एंगल पे AB पे टकराए कि जिससे कि ये जो है क्रिटिकल एंगल पे डायगोनल फेस। Calculate the angle of incident at AB for which the ray strikes at the diagonal face एट द क्रिटिकल एंगल, मतलब कितना इंसिडेंस होना चाहिए। तो R बराबर 90 करके क्रिटिकल एंगल निकल आएगा। एज्यूमिंग नीटा इक्वल टू 1.352, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द डायगोनल फेस अनडेविएटेड। कह रहा है कि नीटा इक्वल टू 1.3 है, तो बताओ कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए एट AB फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे थ्रू द डायगोनल फेस अनडेविएटेड निकल जाए। चलो करते हैं इसको सॉल्व बच्चों। देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा इसमें, इसका डायग्राम नहीं बनाया यार, इसने बड़ी दिक्कत कर दी डायग्राम ना बना करके। डायग्राम बना देता तो ये इजी हो जाता। तो इसमें अब डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रिज्म है ये इस तरीके से रखा हुआ है। हाँ, ये इस तरीके से रखा हुआ है प्रिज्म। पढ़ता हूँ मैं। A right angled prism of refractive index n has AB for which the ray strikes diagonal face at the critical angle। ठीक है, तो यार ये है क्रिटिकल एंगल में निकलेगी, डायगोनल फेस पे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे जो होती है 90 डिग्री पे डेविएट हो जाती है। ओके, 90 डिग्री पे डेविएट हो जाती है। ये यदि मैं इस प्रिज्म को कैसा बनाया जाए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस AB फॉर विच द रे स्ट्राइक्स द डायगोनल फेस एट द क्रिटिकल एंगल। ए राइट एंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा हैज़ अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 सो दैट n1 इज लेस देन नीटा सीमेंटेड टू इट्स डायगोनल फेस। इसके डायगोनल फेस में तो यार ये ऐसा कुछ रख लो अपन, चलो मान लेते हैं ये इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर इनका कहना है कि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, सीमेंटेड है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, n अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है। ठीक है ना, और ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस बाहर वाले मटेरियल का ये है n1। मतलब लाइट गोस फ्रॉम
N1 इज लेस देन N, N1 इज लेस देन N, मतलब बाहर का मीडियम छोटा है, अंदर का मीडियम बड़ा है। तो भाई कैसे बनेगी क्रिटिकल सीमेंटेड डायगोनल फेस? द असेंबली इन एयर एरिया ऑफ इंसिडेंट लाइट ए बी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी फॉर विच द रे स्ट्राइक्स द डायगोनल फेस एट एन क्रिटिकल एंगल। कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी फॉर विच द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द डायगोनल फेस एट द क्रिटिकल एंगल। ओके चलो भाई, यदि यहाँ से ये लाइट आ गई तो ये इसका नॉर्मल है और क्रिटिकल एंगल से मतलब आई आएगी। गलत हो जाएगा ये तो। बच्चों इसका मैं डायग्राम आपको बना करके बाद में देता हूँ, ठीक ना? अभी इसका डायग्राम क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे, इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं इसका डायग्राम आपको बाद में बना करके दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, इसका डायग्राम क्लियर नहीं है बेटा, डायग्राम यहाँ से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, लिखा है R1 R2 वगैरह इसमें, बट पता ही नहीं चल रहा डायग्राम कैसा बना हुआ है, तो बना पाना मुश्किल हो रहा है कि डायग्राम क्या एग्जैक्टली इसका। साइन सी एन 90 माइनस R1 प्लस 45 प्लस 90 माइनस सी। नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है इससे। ओके, तो मैं इसको करके देता हूँ। चलिए, तो बच्चों ये आपका फिजिक्स का पहला पेपर डन, फिजिक्स का पहला पेपर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और